हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 खंड ब भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 14 भारत जनसंख्या संरचना पढ़ेंगे। हमने कल की क्लास में भारत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के विषय में बात की थी और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में जो जनसंख्या है उनमें हमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। ग्रामीण जनसंख्या में जो है कृषि कार्य अधिकांश होता है और भारत जो है कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर जो है जनसंख्या का जो है अधिक देखने को मिलती है हम। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो नगरों की ओर जनसंख्या का विस्तार बढ़ रहा है। नगरों में जो है औद्योगिक प्रवृत्ति के कारण जो है नगरीय क्षेत्र का विस्तार भी हो रहा है और जनसंख्या में वृद्धि भी देखने को हमको मिल रही है। तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में तुलना करते हुए हमने कल इन दोनों का डिफरेंस जाना, दोनों की जनसंख्या के अंतर को जाना। ठीक है, अब देखो आपके यहाँ पे एक ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि का एक डायग्राम दे रखा है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें 1901 से लेकर 2011 तक जो भी वृद्धि देखने को मिलती है, दशकीय वृद्धि, हर 10 सालों का डिफरेंस दे रखा है। 91 से 1911, फिर 21, फिर 31, 41, इस तरह से आप नीचे की तरफ देखोगे ना तो आपको इन दशकीय वृद्धि यानी 10 सालों के अंतराल से जो है जो वृद्धि दिखी है। और यहाँ पे आपको दे रखा है नगरीय जनसंख्या, जो कि किस में है, लाख में है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है जनसंख्या जो है हर एक 10 साल से जो बड़ी है उसके बारे में डायग्राम दे रखा है। ये आपकी दशकीय वृद्धि के बारे में, वो भी नगरीय जनसंख्या को लेकर। ठीक है, आगे देखो, हमने नगरीय जनसंख्या को पढ़ा, उनके क्षेत्रों को पढ़ा, हमने कल मैप को भी समझा। ठीक है, क्या कारण रहते हैं नगरीय जनसंख्या का, इसके कारण आपको पता होना चाहिए। ये जो ये पॉइंट था आपका, भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये कारण जो दे रखे हैं आपके यहाँ पे, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आज जो है हमारा टॉपिक है लिंगानुपात। लिंगानुपात के बारे में पढ़ेंगे कि लिंगानुपात क्या होता है और भारत में लिंगानुपात को लेकर क्या स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, किस प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं लिंगानुपात के अंदर। सबसे पहले लिंगानुपात की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में लिंगानुपात जो है वह होता क्या है। ठीक है, तो जो लिंगानुपात है, जनसंख्या में जब हम स्त्री पुरुषों की जो संख्या है उनका जो अनुपात है उनको हम लिंगानुपात, एक साधारण सी भाषा में ये कहेंगे कि जब हम स्त्री और पुरुषों की संख्या कितनी है। देखो, हमने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को देखा, उनकी संख्या को देखा, गाँव में कितनी संख्या है लोगों की, फिर नगरों में कितनी है। अब हम धीरे धीरे आगे आते आते, पहले हमने टोटल पूरा भारत की जनसंख्या को देखा, फिर उनको ग्रामीण, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 14 चैप्टर आया उसमें हमने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को देखा। अब इसके अंदर और डीप पढ़ते तो हम क्या देखेंगे, उसमें भी स्त्री और पुरुषों की जो संख्या है वह कितनी है। तो वह उसकी जब हम गणना करेंगे ना, वो लिंगानुपात क्या है, मतलब लिंगानुपात यानी लिंग का अनुपात। और लिंग कौन से होते हैं, दो ही लिंग होते हैं, स्त्री और पुरुष। एक सामान्य से डेफिनेशन है, आपको याद हो जाएगी आसानी से, कि जो जनसंख्या में जब हम स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को जो है वो हम लिंगानुपात कहेंगे। लेकिन जब हम गणितीय वे में इसको पढ़ेंगे या मैथ्स की व्यूज पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो हम पढ़ेंगे इसमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है कि जो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो है कितनी संख्या है। तो अर्थव्यवस्था और समाज के विकास में यह स्त्री पुरुष अनुपात एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, लिंगानुपात निकालने का जो है आपका फॉर्मूला दे रखा है, कुल स्त्रियों की जनसंख्या बटा कुल पुरुषों की जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, ये जो है आपका फॉर्मूला है लिंगानुपात का। ठीक है, ये भी आपको लर्न, इसकी डेफिनेशन और इसका जो फॉर्मूला दे रखा है वो आपको याद होना चाहिए। जो डेफिनेशन दे रखी है और ये फॉर्मूला दे रखा है आपको याद होना चाहिए। आगे देखो, जैसे कि मैंने कहा कि लिंगानुपात को भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम। भारत में जो है क्या देखने को मिलता है हमको लिंगानुपात के अंतर्गत। तो भारत में सन 1901 से लेकर 1901 में 972, सन 1931 में 950 तथा सन 1981 में 934 लिंगानुपात था। ठीक है, 1991 में यह अब तक का न्यूनतम 927 रह गया, 927 रह गया, जो सारणी 14.3 से स्पष्ट है।
भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्रमशः कम होती गई। भारत में प्राय सभी विकसित देशों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। तो जो भारत में जो है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है हमें कम देखने को मिलती है। अब वापस से जो आपकी अगली जो ये सारणी जो है ये दे रखी है, जो इंडेक्स दे रखा है आपका, इस इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो इस इंडेक्स में जो है वापस वही चीज़ आपको दे रखी है। हर एक दशक की वृद्धि दे रखी है, जो हर 10 सालों में जो भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है या कमी या बढ़ाव उतार चढ़ाव जो भी देखने को मिलता है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वो आपको दे रखी हैं। तो आप जब देखोगे आपको ये पूरी सारणी एक बार ध्यान से एनालाइज करनी है, याद नहीं करना अभी, इसमें से डेटा अभी पूरा का पूरा लर्न नहीं करना है, बस आपको एनालाइज करना है कि कौन से सन में जो है बड़ी हैं या घटी हैं या क्या जो है उतार चढ़ाव इसमें जो है वो देख। आप अगर इस सारणी को देखोगे या जो इंडेक्स दे रखा है आपको देखोगे, एक 2011 जो दे रखा है 2011 का तो आपको लर्न करना ही है, ठीक है। जब जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल चुकी हूँ, जब मैंने ये चैप्टर जनसंख्या वाला जो आपका खंड ब है जिसमें आपको सारे जो जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में जो भी हमने शुरू किया था, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको 2011 का जो है वो तो आपको लर्न करना ही है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको 2011 का जो भी आपको डेटा मिले वो आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। अब और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रहता है, एक तो सबसे अधिक क्या है, सबसे कम क्या है, और ऐसा कौन सा टाइम पीरियड रहा जिसमें आपको सर्वाधिक कमी देखने को मिली है, सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली। ये जो 4-5 पॉइंट्स जो हैं इनको आप ध्यान में रखकर आपको फिर जो है ये चैप्टर जो है उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको जो एनालाइज करने के लिए बोला, तो आप जब एनालाइज करोगे तो इसमें आपको सबसे कम जो है कौन से ईयर, कौन सा जो आपका दशकीय समय या जनगणना वर्ष जो है वह रहता है। तो सबसे कम अगर आप इस इंडेक्स में देखोगे तो आपको देखोगे कि 927 दे रखा 1991 में। इसमें जो है लिंगानुपात जो है सबसे कम देखने को मिला 9:7, ये आप इस इंडेक्स में देख पा रहे हो। और अगर मैं सर्वाधिक यानी सबसे अधिक अगर लिंगानुपात की बात करूँ तो वो 1901 में था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये सिर्फ लिंगानुपात में आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है कि कौन से जनगणना वर्ष में कितना अधिक था या कितना कम था, ये आपको हर एक पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया है स्टार्टिंग से लेकर अब तक वो सब आपको पता होना चाहिए। देखो 1901 में सर्वाधिक था 1972, लेकिन 1991 में एक ऐसा टाइम पीरियड भी रहा है जहाँ पर आपको सबसे कम जो है लिंगानुपात देखने को मिला है, ठीक है। तो एक तो हो गया एक टाइम पीरियड जहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिला, एक टाइम पीरियड जहाँ सबसे कम देखने को मिला। और वर्तमान में जो हम 2011 का डेटा पढ़ते हैं तब कितना है अभी वर्तमान में लिंगानुपात 940 2011 के अनुसार, ठीक है। आगे देखो, जो भी मैंने इंडेक्स आपको जो बताई है इसी इंडेक्स का जो है ये बना हुआ है आपका, इसी इंडेक्स का ये जो आरेख बना हुआ है, इसी इंडेक्स को जो है इस आरेख में उतारा गया है या बनाया गया है कि कौन से ईयर में जो ईयर जो दे रखे थे वो इस साइड दे रखे नीचे की तरफ, ये सारे ईयर दे रखे हैं और ये सारे डेटा जो है लिंगानुपात का वो, और कौन सी ईयर में कितना चढ़ा है कितना कम हुआ है। तो जो है निरंतर जो है ये कमी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी के जो है आपको इसमें कमी ही देखने को मिल रही हैं। अभी इसके कारण भी पढ़ेंगे, क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से जो है ये भारत में जो लिंगानुपात है वह कम होता जा रहा है, वो अभी आगे कंटिन्यू हम पढ़ते जाएंगे। आगे देखो, भारत में लिंगानुपात विश्व की औसत 984 से बहुत कम है। वस्तुतः अब विश्व का कितना 984 है, जबकि भारत का अगर अपन इसका कंपैरिजन करें तो इसके कंपैरिजन में जो भारत का जो लिंगानुपात है वो क्या है, कम है। वस्तुतः भारत में यौन अनुपात 20वीं सदी के प्रारंभ से ही नकारात्मक रहा है। ये 20वीं सदी से जो है ये नकारात्मक यानी कि कमी देखने को मिल रही है। आपकी सारणी और आरेख जो हमने अभी देखा उसके 91 से 1941 के जनगणना के दौरान यौन अनुपात में निरंतर गिरावट दर्ज हुई है। 1971 में घटकर मात्र 930 रह गई 2011 में जनगणना वर्ष की अपेक्षा। ये बाकी का वही है, बस जो ये सारणी आपको, बस जो ये सारणी मैंने बताई है इसको बस एनालाइज करना, सर्वाधिक, कम और वर्तमान 2011 का जो हम पढ़ते हैं वो, ठीक है। जो अभी तक हम स्टेट पढ़ते आ रहे हैं, वापस से स्टेट आया है लिंगानुपात को लेकर। अब जब हम स्टेट का लिंगानुपात में देखते हैं कि तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला स्टेट कौन सा है, केरल का। और केरल का आपको याद करना है, केरल का कितना है, सर्वाधिक किसका है, केरल का, ठीक है। केरल के बाद में आता है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राज्य तथा
पांडिचेरी, लक्षद्वीप आदि केंद्र शासित प्रदेशों में अवरोही क्रम में उच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया। तो सर्वाधिक आपको केरल जो है लिंगानुपात आपको याद करना है, 1084 जो है केरल का लिंगानुपात है। ठीक है। और जब हम कम की बात करते हैं, न्यूनतम की बात करते हैं, तो न्यूनतम जो है 2011 के अनुसार हरियाणा 877 हरियाणा का सबसे कम है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर, सिक्किम, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दमन दीव, दादर नागर हवेली और चंडीगढ़। ठीक है, ये न्यूनतम वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर कम लिंगानुपात पाया जाता है। और अगर आपको याद करना है तो आप उन जो स्टेट जो दे रखे हैं लिंगानुपात, उनके बारे में आप थोड़ा विशेषताओं के आधार पर भी आपको याद रह सकता है। जैसे कि केरल है, केरल में लिंगानुपात सर्वाधिक क्यों है, स्त्रियों की जो संख्या है, महिलाओं की संख्या सर्वाधिक क्यों है? क्योंकि केरल का एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा है। वहाँ एजुकेशन स्त्रियों को बहुत ही अधिक दिया जाता है, या मैं कहूँ कि वहाँ पर जैसे कि राजस्थान में लड़कियों को इतना फ्रीडम नहीं है, या इतना मैं कहूँ कि एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर इतना नहीं है जहाँ जितना हम केरल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो वहाँ पर जो है महिलाओं को लेकर या लड़कियों को लेकर उनकी धारणाएं हमारे यहाँ के जैसी नहीं है, वहाँ की जो है धारणा अलग है। तो ये कारण रह जाते हैं कि वहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है, स्त्रियों की संख्या जो है अधिक है पुरुषों से। जबकि जब हम कम लिंगानुपात की बातें करते हैं तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अब यहाँ की जो है स्थिति बहुत निम्न स्तर की रह जाती है महिलाओं की। ये जो क्षेत्र है या ये जो स्टेट है, तो यहाँ पर जो है कम लिंगानुपात जो है देखने को मिलता है। तो ऐसे ये स्टेट की विशेषताओं को देखो, आप एनालाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है आपको याद रहेगा कि क्या कारण रहता है लिंगानुपात के अधिक होने का, कौन से स्टेट हैं या कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर लिंगानुपात कम होते जा रहे हैं। ठीक है, इनको समझते हुए आप लर्न करोगे थोड़ा, तो आपको स्टेट के जो नाम है वह भी जो है लर्न होते जाएंगे। आगे देखो, 2001 एवं 2011 की अवधि में 3 बड़े राज्य जो हैं बिहार, जम्मू कश्मीर तथा गुजरात तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप, दादर नागर हवेली तथा लक्षद्वीप में लिंगानुपात के अनुपात में कमी आई है। सर्वाधिक गिरावट दमन द्वीप दर्ज हुई है। एक दशक में सर्वाधिक वृद्धि जो है मिजोरम में, सबसे कम वृद्धि उत्तराखंड में हुई है। ठीक है, तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वो कहाँ देखने को मिली है इस दशक में? मिजोरम में सर्वाधिक देखने को मिली है वृद्धि, और सबसे कम जो है उत्तराखंड में देखने को मिली है। जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो आपका दिल्ली है में लिंगानुपात में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। देखो, वृद्धि होना और कम ज़्यादा होना, इसमें डिफरेंस है। वृद्धि का मतलब ये होता है जब मैं वृद्धि बोल रही हूँ तो वृद्धि का मतलब यहाँ पे ऐसे है कि एक समय में वहाँ पर कम रही होगी, लेकिन कुछ समय के उपरांत यहाँ पर वृद्धि जो है मतलब कि निरंतर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वो वृद्धि वाला क्षेत्र होगा। तो सर्वाधिक और कमी ये एक अलग चीज़ है, और कहीं पर वृद्धि होना वह एक अलग चीज़ है। वृद्धि का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी भी बोला कि सर्वाधिक वृद्धि मिज़ोरम में और सबसे कम जो उत्तराखंड में, तो ये एक समय में मिज़ोरम में पहले बहुत कम रही होगी, तो कुछ निरंतर टाइम पीरियड के बाद में मिज़ोरम में जो है इसमें जो है आपको लिंगानुपात अधिक देखने को मिल गया, जबकि जो उत्तराखंड है वहाँ पर जो है कम देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे पहले अधिक रही होगी, कम हो गया, जहाँ कम थी वहाँ अधिक हो गया, तो इसके कारण से वहाँ पर वृद्धि कम ज़्यादा इस तरह से देखने को मिली है। ठीक है, तो दिल्ली में भी जो है लिंगानुपात जो है बढ़ रही है। अब स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जहाँ पर अभी एक कारण आगे आ रहे हैं कि लिंगानुपात जो है, अभी इसमें आपको मैं समझा दूँगी, समझ में आ भी जाएगा आपको कि क्या कारण रहते हैं भारत में लिंगानुपात कम होने के। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, बालिकाओं की उपेक्षा, बालकों को प्राथमिकता देना। भारत में अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारणों से लड़कों को वरीयता दी जाती है। पुत्र की इच्छा के कारण जन्म से पूर्व ही लिंग जांच करवाकर कन्या भ्रूण की हत्या करवाना प्रमुख कारण है। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। आगे देखो, बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु। भारत में बाल विवाह के कारण बहुत सी बालिकाओं का कम उम्र में ही मातृत्व भार, दाम्पत्य जीवन में संतानोत्पत्ति के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। असामयिक मृत्यु से स्त्रियों की संख्या में कमी आती है। स्त्रियों की आर्थिक परतंत्रता, भारत में स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। उनको गरीबी में आर्थिक संकटों से जूझना, चिंताग्रस्त रहना और पर्याप्त स्वास्थ्य चिकित्सा के अभाव में कम अवस्था में ही मृत्यु हो जाने के कारण स्त्रियों की जो संख्या है वह घट रही है। बालिका शिक्षा का अभाव, देश में बालिका शिक्षा की कमी के कारण वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं, अपने स्वयं के साथ मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अन्याय का प्रतिरोध नहीं कर सकती। बढ़ता नगरीकरण की प्रवृत्ति से भी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात बिगड़ जाता है। ये कुछ कारण रहते हैं जिसके कारण से जो है हमारे यहाँ पर जो लिंगानुपात है वहाँ कम है। लिंगानुपात का अधिक होना ये अच्छी बात है, क्योंकि लिंगानुपात का अधिक होने से ऐसे है कि स्त्रियों की संख्या अधिक होना,
समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर जब ये लिंगानुपात बढ़ता है तो ये देश के लिए एक अच्छी बात है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ना कि नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें आपको समझ में आ गए होंगे, क्या क्या कारण रहते हैं लिंगानुपात के कम होने के भारत में। ये हम भारत के विषय में पढ़ रहे हैं। अब देखो, ये मैप बना हुआ है आपका लिंगानुपात का। वैसे मैंने आपको मैप पढ़ना बता दिया है, आपको एक बार एनालाइज करना है, इस मैप को देखना है, समझना है कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर आप जब मैप बनाते हो तो प्रॉपरली जो है ये आप, कुछ स्टूडेंट्स जो है पूरा प्रॉपर मैप नहीं बनाते हैं। आपके पास में जो है वो होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, स्टेंसिल जो है, स्टेंसिल से बनाया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे और प्रॉपर बनाया करो। ये इंडिया है, इंडिया का मैप गलत कभी नहीं बनना चाहिए। तो इंडिया का जो मैप है आप प्रॉपरली जो है स्टेंसिल से बनाओ। आपका एग्ज़ाम में जो है स्टेंसिल अलाउड है। ठीक है, तो जो इंडिया का मैप जो बनाता है, जो बीच में जो स्टेट की जो आपको जो दे रखी हैं, ये लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, ये डिवाइडेशन दे रखे हैं हर स्टेट का, तो वो डिवाइडेशन भी बनाया करो। ठीक है, जो इसका क्षेत्र, जैसे कि ये जो दे रखे हैं इसे डिवाइडेशन दिए हुए हैं ये, ठीक है, ये भी बनाया करो ताकि प्रॉपर आपको जो है पता रहे। ठीक है, हाँ, अब देखो एक बार देख लो ये। अब देखो 850 से भी कम वाला जो क्षेत्र है, एक 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 850 से इंडिया में यहाँ पे कोई भी क्षेत्र मुझे नहीं दिख रहा है। 851 से 900 का जो है ये वाला जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, दिल्ली वाला क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद में जो है 901 से 950 तक जो है ये आपका पूरा लगभग उत्तरी और मध्य भारत आ जाता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश जो है ये सारा क्षेत्र आ जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा नहीं आ रहा है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा मध्य भारत का, उत्तर भारत का जो लगभग जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है आपका आता है 901 से 950 तक। अगला जो है आपका 951 से 100 तक। ठीक है, वो जो क्षेत्र है आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाला क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखो, आगे है 1001 से भी अधिक, सर्वाधिक, जो कि मैंने कहा केरल। सर्वाधिक जो है सिर्फ एक स्टेट है सर्वाधिक में आता है। सर्वाधिक में अगर मैं बोलूँगी तो सर्वाधिक में जो है आपका ये वाला सिर्फ एक केरल क्षेत्र आता है। इसके अलावा देखोगे आप तो आपको कहीं पे भी पूरे इंडिया के मैप में सर्वाधिक नहीं है। सबसे अधिक जो है 1001 से भी अधिक, 1001 से अधिक जहाँ पर आपको लिंगानुपात देखने को मिलेगा केरल। केरल जो है आपका इम्पॉर्टेंट है सर्वाधिक में से। ठीक है, सर्वाधिक है केरल का, न्यूनतम है आपका हरियाणा। ठीक है, आज जो है लिंगानुपात ही पढ़ेंगे, कल जो है हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में आयु संरचना को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। आपको यहाँ तक पढ़ना है, रिवाइज करना है और लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू।